लेकिन कहते हैं कि 4 गए हैं तो 24 लाएंगे। जब 24 आ जाएंगे तो फिर बात की जाएगी, अभी नहीं ना आए हैं। जब 24 आ जाएंगे तो 24 की बात की जाएगी। देखिए, आपने हैदराबाद में क्यों नहीं अब तक सरकार बनाया अपनी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन आरजेडी की नींदें हराम कर दी है नहीं, MIM। आप लड़िए पूरी ताकत से, पूरे थलबल के साथ लड़िए, और आप ये साबित करके दिखा दीजिए कि आप बी टीम नहीं है। आप ये साबित करके दिखा दीजिए कि आप बी टीम नहीं है, और साबित दूसरे को क्यों, खुद को करके दिखा दीजिए। लेकिन आप साबित तो आप लोग भी कर सकते हैं ना, उसको अपने पार्टी में गठबंधन करके। आरजेडी को MIM के साथ गठबंधन करवा दीजिए। MIM को गठबंधन क्यों नहीं लेते, गठबंधन में क्यों नहीं लेते? नहीं, देखिए, इसके बारे में मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि MIM में भी तो वैसा ही है। नहीं, तो MIM में कहाँ है राणा रंजीत सिंह? फिर राणा रंजीत हिंदू है तो राणा रंजीत सिंह गायब हो गया। चुनाव है नहीं है वो चुनाव। ये चीज आज तो उनका जनसभा हुआ। मैं बता तो रहा हूँ ना कि ये किस आधार पे आप बोल सकते हैं कि वो MIM में उसका भाई भाजपैया जो भाजपा के से लड़ा, उसका पूरा का पूरा फैमिली वाला भाजपैया, वो कितना भी सोच लीजिएगा, भाजपैया का माइंड आप चेंज नहीं कर सकते हैं जनाब। आज नहीं तो कल। भाजपैया किसको बोलते हैं? नहीं, सब भाजपैया है। हाँ, वो बिल्कुल, आपको क्या लगता है उसके पूरे खानदान, पूरे फैमिली वाला सब भाजपैया है। वो अभी MIM में चले गए हैं, ठीक, अच्छी बात है। आज मान लीजिए कोई MIM छोड़ के RJD में आ रहा है, RJD छोड़ के MIM में जा रहा है, तो रोल क्या है उस पार्टी में उसका, वो सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि खाली पार्टी ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर करके आप साइड लाइन हो गए, बैठे आराम से कि हम तुम्हारा देखेंगे, मेरा नंबर कब आएगा। नहीं, तो होता क्या है ना कि आदमी बोलते बोलते अपने ट्रैक से निकल जाता है। अभी MIM की जितने भी अभी जनसभा हो रहे हैं ना, उसमें साफ देखने को भी मिल रहा है भाजपा की राजनीति कहाँ है, मुसलमानों से। इसको नहीं भूलना होगा। अगर मुसलमान, सही बात है, अगर मुसलमान नहीं होगा तो भाजपा नहीं होगा। कई दिनों पहले भी जो है लोग उसी पार्टी को बड़ा भला बुरा बोलते थे, फिर बाद में उसी पार्टी में आप जा रहे हैं, और अंदर में जो उस पार्टी में जो क्लेश चल रहा है, सीमांचल मेरा घर है, मेरा घर है, तो यहाँ के बारे में तो मैं बिल्कुल सीना ठोक के बोल सकता हूँ, और बिल्कुल आँख में आँख डाल करके बोल सकता हूँ। जिस तरीके का स्वास्थ्य का और जिस तरीके की शिक्षा का जो बदहाल इन्होंने कर रखा है, वो कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंगें बड़े बड़े बनाने से आप शिक्षा में सुधार नहीं ला सकते हैं। भाजपा JDU को बर्बाद करने का पूरा प्लानिंग कर चुकी है, रचना रच चुकी है। और इसके मुख्य अभी आपके जो क्या कहते हैं अभिनेता हैं, क्या नाम है उनका, चिराग पासवान जी, उनको ला करके अब खड़ा किया जाएगा जदयू के सामने। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं। दुनिया में आप जो भी काम कर रहे हैं सब ज़िंदगी में जीने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सेहत, फिटनेस रहना। जी हाँ, अगर आपके पास करोड़ों दौलत है और आप फिट नहीं है, सेहत आपका ठीक नहीं है, तो फिर आप कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले ने एक ही ज़िंदगी दी है, और इस एक ज़िंदगी में स्वस्थ रहना काफ़ी चुनौतीपूर्ण भरा रहता है आजकल के इस भाग दौड़ ज़िंदगी में। तो ऐसे में आप जो भी काम करते हो, सेहत को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दें। दरअसल मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं दानिश इकबाल साहब, जो कि फिटनेस की दुनिया में बेताज बादशाह है और कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। दानिश इकबाल साहब, इनके बारे में अगर बात करें तो ये RJD से जुड़े हुए हैं, यानी कि राजनेता भी हैं, और फिटनेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इनका फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहती है वो फिटनेस है। अच्छा, दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन ये अपना जो फिटनेस का काम हो, कभी नहीं एक दिन भी नागा होने नहीं देते हैं। ये रोज़ का रोज़ जिम करते हैं। और बाकी इनसे हम आज विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं, चाहे बिहार विधानसभा चुनाव हो, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हो, या फिर पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले के मामले पर हो। और साथ ही साथ आपको पता ही है कि किशनगंज में आजकल जो राजनीतिक उठापटक हो रही है, वो काफ़ी एक तौर पर कहा जाए तो ये चुनावी आगाज़ है, बिहार विधानसभा चुनाव। चलिए हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे दानिश इकबाल साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई KDV में। आपके माध्यम से जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम, आदाब, नमस्कार, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल में फिर से मुझे एक बार और मौका मिल रहा है अपनी बातों को कहने के लिए। शायद हम लोग इस जिम सेंटर में तीसरी बार ये शूट, तीसरी या चौथी बार शूट कर रहे हैं। चौथी बार हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं। और ये कुछ सेहत को लेकर कुछ टिप्स दे दिए सबसे पहले लोगों को कि सेहत कितनी ज़रूरी है, और आप इसको किस तरह से देखते हैं? सेहत तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए, और इससे बड़ी दौलत और इससे बड़ी नेमत तो मेरे ख्याल से दुनिया में कुछ है ही नहीं। आप उनसे पूछिए जिनके पास सेहत नहीं है, उनके पास करोड़ों रुपए भी अगर हैं और वो सेहतमंद नहीं है, वो लाचार हैं, वो माजूर हैं, तो उनसे पूछिए उस सेहत की कीमत। सेहत एक ऐसी चीज़ है जो आप पैसे दे करके भी नहीं खरीद सकते हैं, दुनिया के किसी बाज़ार में नहीं बिक सकता है। उसे आपको खुद ब खुद
अपने ही मेहनत से, अपने जज्बे से और अपने पूरे के पूरे अपने शेड्यूल से, अपने रूटीन से, अपने डिसिप्लिन से उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो मेरा जो मानना है कि सेहत से बड़ी दौलत और उससे बड़ी नेमत दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती है। बिल्कुल, सेहत नंबर 1 चीज़ है। अगर आप जिस भी धर्म के मानने वाले हो, सभी धर्मों में जो सेहत है वो सबसे पहले रखा गया है। सबसे पहले हम दानिश भाई से ये जानना चाहेंगे कि आपको पता है कि राजनीतिक उठापटक हो रही है किशनगंज में, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? एक पूर्व विधायक तो एमआईएम ज्वाइन किया है कांग्रेस को इस्तीफा दे करके, जो कि आप ही के गठबंधन से थे, और दूसरा पूर्व विधायक जेडीयू से रिजाइन किए हैं, अभी वो किसी में नहीं है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, अभी क्योंकि चुनावी माहौल है और आगामी 20-25 में चुनाव विधानसभा का होने वाला है, सब लोग अपनी अपनी ज़मीन तलाशने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में जो है, जो अभी उठापटक जो हुई है, फेरबदल जो हुए हैं, तो ये भी हम लोग सभी लोग को देखने को मिला है। और स्वतंत्र है लोग, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन यही है कि अपनी अपनी बातों से जो है लोग हमेशा हर वक्त मुकर जाते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि रास्ता खुला रखना चाहिए हर जगह से, और कभी किसी से नज़रें मिले तो नज़रें चुराना ना पड़े, उसका भी हमेशा ख्याल रखना चाहिए। आपने देखा होगा बीते कई दिनों पहले भी जो है लोग उसी पार्टी को बड़ा भला बुरा बोलते थे, फिर बाद में उसी पार्टी में आप जा रहे हैं, और अंदर में जो उस पार्टी में जो कलेश चल रहा है वो भी तमाम किशनगंज के लोगों को देखने को मिल रहा है। किस तरीके से एमआईएम के अंदरूनी कार्यकर्ता उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो सब भी एक चीज़ है। और इससे साफ दर्शाता है कि कार्यकर्ताओं की कहीं पर कोई इज्जत नहीं होती है। और जिस तरीके से एमआईएम जो दावा करती है कि हम ज़मीन से उठा करके जो है, मतलब क्या उसको बोले कि अर्श से उठा करके फर्श से उठा करके अर्श पे बैठा सकते हैं, तो ये मौका मिला था। लेकिन ये सब चीज़ साफ देखने को मिल रहा है कि क्या मतलब किस दिशा में जा रही है वो पार्टी। तो खैर, सबके देखिए अपने अपने बात होते हैं, लंबे लंबे लोग आते हैं बातें करने के लिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही जो देखने को मिल रही है। आप आरजेडी से ताल्लुक़ रखते हैं, और एमआईएम कितनी चुनौती है आप लोगों के लिए किशनगंज में? देखिए, पहली बात तो ये है कि चुनौती की जहाँ तक की सवाल है, रास्ता सबको साफ दिख रहा है, जाना किधर है ये सबको पहले से तय किया हुआ है। और जो मौजूदा भी हाल है, चाहे वो जिस तरीके से भी आप ले लीजिए, सब लोगों का एक ही वोट करने का एक ही उद्देश्य होगा, एक ही मिजाज होगा कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार को लानी है। और जो माहौल अभी वर्तमान में जो केंद्र सरकार ने कर रखा है, उस चीज़ को भी बदलनी है। और जो भी वक्फ बिल को लेकर के, क्योंकि अब तो वो कानून बन चुका है, उस चीज़ को लेकर के जो एक मुहिम छिड़ी है, इसको राजनीतिक तौर पे ना देखते हुए एक आम नागरिक के तौर पे देखिए। और क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान का मामला तो नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसको हिंदू मुसलमान से ना जोड़ करके एक आम नागरिक की तरह जोड़िए, एक हिंदुस्तानी के नज़र से देखिए कि ये जो इस तरह घात किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, इसकी लड़ाई आरजेडी लड़ेगी। इंडिया गठबंधन के जितने भी तमाम सहयोगी दल हैं वो लड़ेंगे। और उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है भरे मन से कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, ये कानून को वो कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। आरजेडी कानून को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेगी, बिहार में लागू नहीं होने देगी, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि संसद से जो बिल पारित हो गया, जो कानून बन गया, वो कोई रोक सकता है कोई स्टेट? देखिए, हर राज्य को अपना अपना एक अधिकार होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि साफ तौर पे जो है ममता सरकार ने जो है उन्होंने साफ दावा कर दिया है, और उसने साफ तौर पे उनको इनकार कर दिया गया है कि वो ये कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। तो केंद्र से जो पारित होती है, तो हर स्टेट की जो अपनी जो गवर्नमेंट होती है उसकी भी अपने एक कायदे कानून होते हैं। अगर वो चाहें तो लागू कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो वो नहीं लागू कर सकते हैं। इसके लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन सबका अपना अपना एक
सिद्धांत होता है, अपना अपना एक राइट होता है। तो इसी क्रम में जो है इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी कहा है कि अगर हमारी सरकार बिहार में अगर आती है तो हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। लागू होने नहीं देंगे। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी? अगर आएगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, ये साफ तौर पे ये चीज़ पे डिबेट करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है, बिहार के पूरे आवाम को पता है, 13 करोड़ जनता को पता है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं वो आदरणीय तेजस्वी यादव जी बनने वाले हैं। ये सबको पता है और ये कोई मुद्दा ही नहीं है। इसको भटकाने का लोग काम कर रहे हैं। ये मुद्दा बना करके लोग जो है मेन मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पे ये चुनाव लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और हमारी जीतने के बाद जो है मुख्यमंत्री जो है हमारे तेजस्वी यादव जी बनेंगे, ये भी पहले से ही तय हो चुका है। तो क्या लगता है कि सीमांचल में जिस तरह से MIM अभी सभा कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे RJD को नुकसान होगा? क्यों नुकसान होगा? सबका अपना अपना। 2020 में नुकसान हुआ था, 5 विधायक जीते थे। मैं पहले फिर भी अब भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबको अपना अपना अधिकार है। सब अपने अपने तरह से दाल रोटी चलाना सबको है। तो अपने अपने जानिब से लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब अपनी अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात कि आप कह रहे हैं कि चुनौती, ठीक है, तो यहाँ पे चुनौती का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा और अब फिर से कह रहा हूँ कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि वो किस पक्ष में जाना चाह रहे हैं, किधर जाना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ से कोई भटकने वाला नहीं है, कोई इधर उधर जाने वाला नहीं है। सभा है, सभा हर एक लोग कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने हित से कर रहे हैं। तो सभा से क्या रिजल्ट होगा वो तो आने वाला चुनाव तय करेगा। वोट किस पर पड़ेगी इस बार? जाति धर्म के नाम पर वोट पड़ेगी, या फिर विकास के नाम पर वोट पड़ेगी, या फिर सरकार बनाने को लेकर, या फिर कैंडिडेट को देखकर? एक ही चीज़ है कि इस बार जो वोट पड़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे पड़ेगी, रोज़गार के नाम पे पड़ेगी, शिक्षा के नाम पे पड़ेगी, स्वास्थ्य के नाम पे पड़ेगी। और जो अभी ये काला कानून जो हिंदुस्तान की सरकार जो लाने का जो काम कर रही है, उसके खिलाफ में ये वोट पड़ने जा रही है। आपने शिक्षा और रोज़गार और इसके बारे में बात की है, तो वहीं पर जो मौजूदा सरकार है, नीतीश सरकार, उन्होंने दावा किया है कि हमारे कार्यकाल में जिस कदर रोज़गार और शिक्षा स्वास्थ्य पर काम हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो आप फिर भी वो दावा कर रहे हैं, तो फिर मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं अपने ज़िला की ही बात कर लेता हूं, किशनगंज ज़िला की बात कर लेता हूं। यहाँ पे सरकारी सदर अस्पताल है। इस अस्पताल का क्या दुर्दशा है ये यहाँ की आवाम से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं पूरे बिहार ना घुमा करके मैं आपको अपना ही ज़िला घुमा देता हूँ। 48 डॉक्टर की यहाँ पे कैपेसिटी है, ऑन पेपर 23 डॉक्टर होने चाहिए। किशनगंज सदर, मैं किशनगंज सदर अस्पताल की बात कर रहा हूँ। ऑन पेपर 23 डॉक्टर होने चाहिए, फिर भी 7 डॉक्टर से वो अस्पताल चल रही है। फिर भी वहाँ पर 7 डॉक्टर नहीं रह करके 3 डॉक्टर मिल करके वो पूरे अस्पताल को चला रहे हैं। वहाँ पे जो हालत हो रखी है, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा हो, जो एक बच्चा का भी जो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाप ने अपने जो है गोदी में उस बच्चे को उठा करके पोस्टमार्टम के पास लेके गए। ना एम्बुलेंस की सुविधा मिली, ना किसी चीज़ की सुविधा मिली। ये दर्शाता है। आप जाइए जिस तरीके का वहाँ का माहौल रहता है अस्पताल का। और ये किशनगंज क्यों, आप किशनगंज के आसपास के इलाके में चले जाइए, अस्पताल सिर्फ नाम का खुला हुआ है। वहाँ पे भैर बकरी लोग जो बैठ के जाके चढ़ा रहे हैं। डॉक्टर के नाम पे वहाँ पर कोई नहीं है। नर्स आती है, कब आती है कब जाती है किसी को पता नहीं है। स्वास्थ्य के नाम पे मैं इतना खाली कहूँगा कि सीमांचल में घूमता हूँ, सीमांचल मेरा घर है, मेरा घर है। तो यहाँ के बारे में तो मैं बिल्कुल सीना ठोक के बोल सकता हूँ और बिल्कुल आँख में आँख डाल करके बोल सकता हूँ। जिस तरीके का स्वास्थ्य का और जिस तरीके की शिक्षा का जो बदहाल इन्होंने कर रखा है वो कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंगें बड़े बड़े बनाने से आप शिक्षा में सुधार नहीं ला सकते हैं। आपके यहाँ सिर्फ जो है हर साल आप नए नए बिल्डिंग खोल रहे हैं, कॉलेज के नाम पे खोल रहे हैं, पॉलिटेक्निक खोल रहे हैं, इंजीनियरिंग खोल रहे हैं, लेकिन आप रोजगार क्या कर रहे हैं? बच्चे आपके यहाँ हर साल अगर 5 स्ट्रीम अगर बीटेक में है, 5 स्ट्रीम अगर डिप्लोमा में है, तो आप सोच लीजिए किसी और 60 सीट अगर आप दे रहे हैं तो 60 5 300 300 600 बच्चे एक कॉलेज से अगर निकलते हैं, मान लीजिए अगर, तो उस 600 बच्चे का फ्यूचर क्या है? अंधकार में जा रहा है। सेम वही आपका वुमेन्स ITI कॉलेज का हाल है। वहाँ पे वेराडांगी में उन्होंने खोल रखा है और वहाँ का जो क्लासेज है, क्योंकि एडमिशन भी नहीं है, वहाँ क्लासेस चुड़ली में चल रहा है। वहाँ पे जो आपको जिसको बहाली करनी है टीचर्स को, वहाँ पे टीचर भी बहाल नहीं हो रखा है। तो आप सिर्फ दिखा रहे हैं इमारतें खड़े कर करके कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन उस इमारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधकार है। ये भी लोग को जानना अब ज़रूरी हो चुका है।
इमारत के अंदर सिर्फ अंधकार है, इमारत खड़ी है, लेकिन शिक्षा नहीं है। नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, और सिर्फ गुमराह करने का काम ये नीतीश सरकार जो है ये आए दिन करते हुए आ रही हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि अब वक्त आ चुका है बदलाव का। रही बात रोजगार को लेकर के, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि यही नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा बात बोल दिया कि कहाँ से लाएगा नौकरी, कहाँ से लाएगा पैसा, बाप के घर से लाएगा, जिस तरह का उलूल झुलूल 10 तरह का उन्होंने बात बोला। ठीक है, वो अपने जगह पे उनको जो बोलना था बोल दिया, लेकिन आज वही नीतीश कुमार फिर कैसे बोल रहे हैं कि नौकरी किसने दिया, मैंने दिया। सरकार गठबंधन की थी, आरजेडी के साथ मिलकर अलायंस होकर के सरकार बनाई गई। तो अब जो है सरकार बनने के बाद जब इस तरीके का रोजगार जब दिया गया, शिक्षा विभाग में जब एक साथ में, सोचिए तो इतिहास रचने वाला ही काम किया गया। तो आज के डेट में क्रेडिट लेने वाले नीतीश कुमार जी कैसे हो सकते हैं? आखिर एक चीज सोचने वाली बात है कि कहां से आखिर हुआ। यही नीतीश कुमार पहले कुछ और बोल रहे थे, यही नीतीश कुमार अब कुछ और बोल रहे हैं। अब तो तेजस्वी यादव जी साथ में है नहीं, अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब अभी भी इतने सारे वैकेंसीज खाली हैं, चाहे वो स्वास्थ्य में रहे, चाहे वो शिक्षा विभाग में रहे, चाहे वो आपका पुलिसकर्मी विभाग, मतलब जिस तरह में आप लेके अगर चलिएगा तो हर विभागों में आज भी वैकेंसियां हैं, सब जगह खाली हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम लोगों को किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। और जो जितने भी युवा हैं, युवा को सिर्फ और सिर्फ रोड पर डंडे खाने के लिए छोड़ दिया गया है। इनके सरकार में सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिला है, युवा को रोड पर डंडे खाने के लिए छोड़ दिया गया है। अब एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो संविधान से चलता है, और संविधान में किसी भी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना कोई कानूनी अपराध नहीं है, बिल्कुल नहीं। अपना बिल्कुल संविधान की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक गिरिराज सिंह जी है, जो कि आप जानते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से पहचानते होंगे। इन्होंने एक पोस्ट लिखा है कि बेगूसराय में मुस्लिम संगठन द्वारा वक्फ एक्ट के खिलाफ निकाली गई रैली अत्यंत दुखद और निंदनीय है। तो वक्फ एक्ट के खिलाफ अगर हम रैली निकालते हैं तो ये दुखद और निंदनीय कैसे है? देखिए, मैं आपको याद है कि आपने ही एक इंटरव्यू लिया था गिरिराज सिंह के इस पे, जब वो किशनगंज आए थे, और जिस तरीके का भड़काने का काम उन्होंने किया था। मैं फिर से कहूँगा, मैं अब भी कहूँगा कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों को समाज के तरफ से और हिंदुस्तान के कुछ 40 करोड़ की जो आवाम है, उन लोगों की तरफ से ऐसे लोगों को तो बाइकआउट कर देना चाहिए। ना उनकी बातें सुननी चाहिए, ना उनकी बातें समझनी चाहिए, और उन मतलब कह तो रहा हूँ कि मतलब उनको समाज से ही उनकी बहिष्कार कर देना चाहिए। किशनगंज उन्होंने वो आए और वो आकर करके जो है इतने सारे, जो क्या बोलता हूँ मैं, कि उलूल जुलूल बातें कर दिया। यहाँ पे पंडाल नहीं लगता है, तो यहाँ पे जो है मुसलमान हिंदू को मारता है, तो मंदिर तोड़ दिया, इस सब तरह का वो भड़काने का काम वो कर करके चले गए। और आए दिन वो यही काम ही कर रहे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी जो है इन्हीं सब चीज़ों से ही बंधी हुई है। आप इन चीज़ों को समझिए कि इन लोगों की, इन जैसे जितने भी लोग हैं, इनकी जो रोजी रोटी है ये सिर्फ इसी चीज़ों से इनकी बनती है। संविधान हमें अधिकार देता है, अगर कोई भी कानून, ये डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये डेमोक्रेसी है। राजतंत्र जा चुका है, लोकतंत्र में हम लोग हैं। ये राजशाही नहीं है कि राजा का फरमान हो गया तो एकदम सारे प्रजा को जो है सर झुका करके उसको एकदम बिल्कुल नमस्तक कर करके उनको एकदम जी हजूरी कर देना पड़ेगा। वो चला गया। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता मालिक होती है, वो तय करेगी। आपने कानून लाया, ठीक है, आपके पास पावर था, संसद के अंदर में आपने उसको पारित करा दिया, लेकिन उसको रोड के बाहर, मतलब रोड पे जो है आम आवाम को पावर है, आम आवाम को ताकत है कि वो अपने हित से वो अगर चाहे तो उस कानून को बदला जा सकता है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन, जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन किया सड़कों पे जा करके, और कितने लोग शहीद हुए उसमें, कितने लोग मारे गए उसमें, लेकिन भूखे प्यासे रह करके, ठंडे में, बारिशों में, गर्मियों में रह करके उन्होंने अपने चीज़ों के, अपने हक की लड़ाई लड़ी और शांतिपूर्वक तरीके से लड़ी। लेकिन बदनाम करने के लिए हर तंत्र अपनाया गया, उनको खालिस्तानी बना दिया गया, उनको उग्रवादी बना दिया गया, उनको आतंकवादी बना दिया गया, मतलब हर मुमकिन कोशिश कर लिया गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार क्या हुआ? सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। तो ये है लोकतंत्र। ठीक उसी तरीके से मुसलमान भी अपने अपने हितों से उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्वक रैली निकाल कर करके, आम सभा कर करके, नुक्कड़ सभा कर करके, लोगों के पास जा कर करके वो ये सब चीज़ कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र और ये संविधान हमें
इजाज़त देती है तो ये कहने वाले ये कोई अरे इनके ये क्या बोलेंगे। इनके तो खुद जो है वाइस चेयरमैन जो हैं राज्यसभा के, वो कह रहे हैं, उनका ये स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट को वो चैलेंज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट होता कौन है हस्तक्षेप करने वाला, मतलब कि प्रेसिडेंट के आगे सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं हो सकता है। तो ये तो इन लोग की मानसिकता है। ये लोग अपने आप को समझ लिए हैं राजा और आम लोगों को समझ लिए हैं प्रजा, कि राजा का फरमान आ गया, अब तुमको सुनना ही पड़ेगा, तुमको यस नो करना ही पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी ऐसे लोगों को बढ़ावा क्यों दे रही है? इनको टिकट के पर जितवा रही है और हिंदू मुसलमान करते हैं, तो क्या लगता है कि जो बीजेपी के जड़ है, बीजेपी का जड़, वहीं से ये सब चल रहा होगा? आपने देखा होगा जब हिंदुस्तान में धोखे से किस तरीके से अंग्रेज घुसे थे, धोखे से बिजनेस के सिलसिले में घुसे कि मैं यहाँ पे बिजनेस करूँगा, और बहुत ही छल कपट से, बहुत प्यार से, मीठी बातों से घुसे। और वो जब यहाँ पर देखा कि यहाँ मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी लालच बढ़ गई। तो उन्होंने देखा कि अब यहाँ पर सब चीज़ को अपने हाथ में लेना कैसे, तो वो लाख कोशिश कर लिए, नहीं हो पाया। समझ गए कि यहाँ पे सारे लोग जो है एक समान हैं, एक साथ मिल के रहने वाले हैं और एक साथ लड़ने वाले लोग हैं, तो इन लोगों को हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तब उन्होंने क्या अपनाया? डिवाइड एंड रूल, आपस में लड़ा दो, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ। सेम उसी सिद्धांतों पे ये भाजपा के लोग चल रहे हैं। अभी एक छोटा सा उदाहरण है, आपने देखा होगा ये पहलगांव में जो अभी हादसा हुआ, काफ़ी दर्दनाक है। मैं समझता हूँ कि सारे के सारे हिंदुस्तानी, 140 करोड़ हिंदुस्तानी लोग इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। इस चीज़ के खिलाफ इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है और कोई ये नहीं कर रहा है कि ये हिंदू मुसलमान, साफ एक ही चीज़ है कि पाकिस्तानी लोग आए, वो आतंकवादी थे, उन्होंने निर्मम हत्या की और इस चीज़ को इस्लाम के साथ जोड़ करके, मुसलमान के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। 12 घंटे के अंदर में योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, वो कैसे मुख्यमंत्री हैं, वही तो है। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इस देश का दुर्भाग्य है। और उनके ऑफिशियल ट्विटर से जो है ये पोस्ट आता है कि जाति नहीं धर्म पूछ के गोली मारा। आप तो एक तो वैसे ही जो है हिंदुस्तान बारूद पर बैठा हुआ है और आप उस पे चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं, इसको रोकने का काम ना करके इसमें चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं। तो इनकी मानसिकता समझने की लोगों को समझना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू मुसलमान करते करते आपस में लोगों को लड़ाते ये अब तक ये बैठ करके सत्ता की मलाई खाते हुए आ रहे हैं। तो जितने भी आवाम हैं हिंदुस्तान के, उन सबको अब ये समझना होगा, जानना होगा कि ये इनका कोई मकसद नहीं है कि हिंदुस्तान के बाकी के नागरिक क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इनका आगे का भविष्य क्या हो, उनको कोई मतलब नहीं है। इनको बस अपने सत्ता की मलाई से मतलब है कि हमें बराबर तरीके से सत्ता की मलाई हमको मिलते रहे, हमारा काम चलते रहे और जनता अपना जा कर के ऐसे गोलियां बारूद खाते रहे। बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कि इस बार जनता किसको मतलब कि अपना रहनुमा चुनेगी? मुख्यमंत्री के बारे में अगर बात की जाए तो, क्योंकि जो नीतीश सरकार वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और लोग भी उनसे अब उब चुके हैं, जैसे लोग बता रहे हैं। तो जैसे एक सर्वे भी आया जिसमें तेजस्वी यादव को नंबर 1 बताया गया, 41% या 42% उनको वोट मिला। तो क्या लगता है कि इस सर्वे के आधार पर ऐसा लगता है, उम्मीद है कि इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी? देखिए, उम्मीद नहीं, यकीन है। और तमाम जितने भी बिहार के लोग हैं और ये चीज़ लग भी रहा है और सामने आ भी रहा है और सर्वे में भी लोग दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी का कद बढ़ते जा रहा है दिन बर दिन, उससे ये मालूम हो रहा है कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, संदेह यहाँ पर ये हो रहा है कि नीतीश कुमार को अब तक घोषित नहीं किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे नहीं बनेंगे। उनके पार्टी को तोड़ने का काम साफ तौर पर अब जो है भाजपा करने जा रही है। उनका एक ही मकसद है कि क्षेत्रीय पार्टी को बर्बाद करना है। अब तेजस्वी भाजपा जेडीयू को बर्बाद भाजपा जेडीयू को बर्बाद करने का पूरा प्लानिंग कर चुकी है, रचना रच चुकी है। और इसके मुख्य अभी आपके जो क्या कहते हैं अभिनेता हैं, क्या नाम है उनका, चिराग पासवान जी, उनको ला करके अब खड़ा किया जाएगा जदयू के सामने।
ये आप लोग सारा खेल देखिएगा कि किस तरीके से जदयू को इस बार बर्बाद करेगी भाजपा, और इनका जो करियर है, इनको किस तरीके से इनका करियर को जो है खा जाएगी, इनके पार्टी को तोड़ देगी, क्योंकि वैसे भी इनके पार्टी के अंदर में ही बगावत हो चुका है और वो देखने को भी मिल रहा है। और जिस तरीके के जो जदयू के लोग हैं, जिस तरीके भाजपा के जो आओ भगत में लगे हुए हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले वक्त में माहौल क्या होने वाला है। जदयू सिर्फ नाम की एक जो है किताबों में छप के रह जाएगी कि जदयू नाम की एक पार्टी हुआ करती थी। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार की जगह पर चिराग पासवान को लाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनको तोड़ना अगर है तो एक के दूसरे को ला करके खड़ा करना ही होगा। क्या कि आपने पहले भी देखा होगा कि 2020 के गठबंधन में रहते हुए आपके देखा चिराग पासवान ने कहीं पर भी अपना कैंडिडेट भाजपा के विरुद्ध नहीं उतारा, जदयू के विरुद्ध उतारा, नीतीश कुमार के विरुद्ध, सिर्फ जदयू के विरुद्ध उतारा। और उससे कितना नुकसान जदयू को हुआ, ये सब लोगों ने देखा। ये किस तरीके से पार्टी बर्बाद हुई, किस तरीके से उसके विधायक कम हुए, ये लोगों ने देखा है। तो ठीक ये माइंड किसका था, चिराग पासवान का था कि बीजेपी का था? बीजेपी का माइंड है। चिराग पासवान जी के पास अभी उतना दिमाग नहीं हुआ है। ये सारा का सारा दिमाग जो है भाजपा के जो बैठे हुए लोग हैं, ये सब रच रहे हैं बैठ करके। और मैं आपको फिर से कह दे रहा हूं कि लाख कोशिश, अभी जो सभा हुआ हाल फिलहाल में, जो अभी सभा हुआ उसमें लाख कोशिश की गई नीतीश कुमार की तरफ से कि नरेंद्र मोदी जी हमारा बात बोलेंगे, कि हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार जी होंगे, लेकिन पूरे भाषण खत्म होने तक कहीं पर भी नीतीश कुमार जी का चर्चा नहीं हुआ। तो साफ जाहिर है कि भाजपा लड़ेगी तो उनके चेहरे पे, लेकिन मुख्यमंत्री वो अपना देगी, ये तो तय है। दानिश भाई बताइए, जो बहादुरगंज विधानसभा को लेकर के तौसीफ साहब जब कांग्रेस छोड़ करके एमआईएम में शामिल हुए, तो क्या लगता है कि कितना ग्राफ उसके कितना फ़र्क पड़ेगा आरजेडी को वहाँ पर बहादुरगंज में? देखिए, आरजेडी का अपना कैडर वोट है, और मैं अभी फिर से कह रहा हूँ कि लोगों का भी सिर्फ एक ही मंशा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना है, और एक अच्छी सरकार को बनाने के साथ साथ बिहार के माहौल को भी ठीक करना है, उसके रोज़गार को भी लाना है, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी सुधारना है। तो इसलिए जहाँ तक कि मैं समझ रहा हूँ और जो सर्वे बता रहा है और जो आम लोगों का मिजाज बता रहा है कि पब्लिक भटकेगी नहीं, इधर से उधर जाएगी नहीं, तो उसको पता है कि वोट कहाँ पर देना है, किसको देना है, तो फैसला। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं उनके बारे में यही है कि काफ़ी वो पढ़े लिखे बोनाफाइड आदमी हैं, अच्छे व्यक्ति भी हैं, और जिस तरीके की उनकी जो उनका भाषण होता है, जो तथ्य पे बात करते हैं, वो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से और मुसलमानों को भी जो है दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि एक तरफ जो भाजपा है वो भी हिंदू मुसलमान करती है, और कहीं ना कहीं इनके बयानों से, इनके बातों से भी वो चीज़ झलक जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो आपस में वो चीज़ करवाने का काम हो जाता है। तो मेरा ये देखिए अपना मानना है कि व्यक्तिगत एक अलग, सबकी अपनी अपनी एक छवि होती है, उसकी अपनी अपनी राय होती है। तो मेरा यही मानना है कि वो पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, बैरिस्टर हैं, और तथ्य पे बात करते हैं और अच्छे से अपनी बातों को रखना जानते हैं। इससे ज़्यादा मतलब मेरा उनसे कोई ताल्लुकात है भी नहीं, मैं जानता भी नहीं, जितना मैंने सुना है उतना बस चीज़। एमआईएम को कुछ टीम के बारे में बात मतलब बताया जा रहा है, टीम के सुने हैं ना? देखिए, अब एमआईएम अब टीम है कि बी टीम है, अब मैं मेरे मुंह से क्या आप सुनना चाहते हैं? जो लोग सब बोल, नहीं, आपकी प्रतिक्रिया तो जाए। सब लोग जो बोल रहे हैं वो चल रहा है, वही चीज़ सामने आ रहा है। देखिए, मेरा एक ही चीज़ मानना है कि आप हैदराबाद के हैं, अच्छी बात है। आपने हैदराबाद में क्यों नहीं अब तक सरकार बनाया आपने अपनी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन आरजेडी की नींदें हराम कर दी है। नहीं, आपकी ये सब गलतफहमी है, ये ऐसे लोगों की गलतफहमी होता नहीं है क्या? नहीं, 2020 में आरजेडी को झटका लगा था एमआईएम की वजह से। मैं बता दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ पीआर का एक तरीका है कि माहौल बनाना है, ठीक है, माहौल अपने पक्ष में कैसे बनाना है, तो एक चिंगारी डाल देना है ताकि वो पूरा का पूरा जो है आग का शोला में वो तब्दील हो जाए। तो यही चीज़ है। नहीं, ये माहौल तो इस बार होगा ना। 2020 में तो झटका लगा था। 2020 में क्या झटका? 2020 में कुछ नहीं हुआ। 2020 में जो लोगों ने गलती की, अपनी गलती को स्वीकारा, वापस
जगह पर वो लोग सब आ गए। लेकिन कहते हैं कि 4 गए हैं तो 24 लाएंगे। जब 24 आ जाएंगे तो फिर बात की जाएगी, अभी नहीं ना आए हैं। जब 24 आ जाएंगे तो 24 की बात की जाएगी। देखिए, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपने आज तक हैदराबाद में सरकार नहीं बनाया, पहला चीज़। दूसरा सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र में आके आप चुनाव लड़िएगा। अगर आपको वाकई आप चाहते हैं कि आपके विधायकों से, आपके सांसदों से मुसलमान लोगों का भला हो, हिंदुस्तान के लोगों का भला हो, तो आप लड़िए पूरी ताकत से, पूरे थल बल के साथ लड़िए। और आप ये साबित करके दिखा दीजिए कि आप बी टीम नहीं है। आप ये साबित करके दिखा दीजिए कि आप ये बी टीम नहीं है। और साबित दूसरे को क्यों, खुद को करके दिखा दीजिए। लेकिन आप साबित तो आप लोग भी कर सकते हैं ना उसको, अपने पार्टी में गठबंधन करके आरजेडी को एमआईएम के साथ गठबंधन करवा दीजिए। हर एक चीज़ का एक अपना अपना वक्त होता है, एक अपना अपना मिजाज होता है। और ये सब जो चीज़ें गठबंधन की जो बातें हैं, ये हमारे जो भी ऊपर के जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो तय करते हैं गठबंधन किसके साथ करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। क्योंकि एक भी विधायक नहीं, उसको आप गठबंधन करते हैं। एमआईएम को गठबंधन क्यों नहीं करते हैं आप किन के बारे में बोल रहे हैं? मुकेश सहनी के बारे में बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ दिया गया। मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ दिया गया। ऐसा तो नहीं है कि मुकेश सहनी का एक अपना वजूद नहीं है। तो पार्टी को तोड़ने के बाद उसका एक भी विधायक नहीं है, फिर भी उनको आप अपने आज नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में उनके कितने सारे विधायक होंगे। वो तो फिर भविष्य वाली बात हो गई ना। नहीं, भविष्य में तो एमआईएम का भी हो सकता है, क्योंकि वो जमीनी तौर पे वो राजनीति कर रहे हैं। उनका एक अपना वजूद है, एक अपना अस्तित्व है, उनका एक अपना वोट बैंक है। क्योंकि और पार्टी के नाम पर राजनीति करते वो बिहार वो सबसे पहले कि वो बिहार रूट के आदमी हैं। उनको यहाँ की राजनीति पता है, उनको यहाँ के मिजाज पता है। और आने वाले वक्त में उनका प्रदर्शन जो होगा वो बहुत धुआंधार भी होगा। एमआईएम को गठबंधन क्यों नहीं लेते? गठबंधन में क्यों नहीं लेते? नहीं, देखिए, इसके बारे में मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि हाँ, गठबंधन में लेना या नहीं लेना, ये जो ऊपर में जो लोग बैठते हैं, जो आला अधिकारी होते हैं, जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं, वो लोग मिलकर के तय करते हैं। हम लोगों से ये नहीं होगा कि क्या कहते हैं कि आप उसको क्यों ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। जो हम देख पा रहे हैं, हो सकता है कि वो नहीं देख सकते, जो वो देख सकते हैं हो सकता है वो हम नहीं देख सकते। ये भी हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व आप लोगों से भी फीडबैक लेते होंगे, क्या माहौल है, लेना है कि नहीं लेना है। इन सब चीज़ का अपना एक सर्वे होता है, एक अपना रिपोर्ट होता है। और मैं आपसे देखिए फिर से कह रहा हूँ, मैं अभी कह रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। इसकी खूबसूरती ही वही है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में हैं, हम सब भाई भाई। तो जब किसी पार्टी के साथ एक समुदाय जुड़ता है ना, तो उससे दूसरे पार्टी को नुकसान पहुंचता है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आरजेडी भी तो एमवाई नहीं, आरजेडी का कोई, आरजेडी में कहाँ एमवाई? अगर देखा जाए तो ए टू जेड की पार्टी है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो राजपूत हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे वो राजपूत है। उसमें मुसलमान भी है, उसमें यादव भी, उसमें कुर्मी भी, उसमें दलित भी, उसमें मल्ला भी है। अगर आप देखा जाए उसमें सारे तरह के प्रांत के लोग उसमें समाये हुए हैं। एमआईएम में भी तो वैसा ही है। नहीं, तो एमआईएम में कहाँ है? राणा रंजीत सिंह, फिर राणा रंजीत हिंदू है, तो राणा रंजीत सिंह गायब हो गया। चुनाव तो है नहीं है वो चुनाव। ये चीज आज तो उनका जनसभा हुआ। मैं बता तो रहा हूँ ना कि ये किस आधार पे आप बोल सकते हैं कि वो एमआईएम में उसका भाई भाजपैया जो भाजपा के से लड़ा, उसका पूरा का पूरा फैमिली वाला भाजपैया, वो अभी एमआईएम में एक चीज़ देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें होती है क्या कि लिपापोती करने के लिए आगे कि हाँ भाई देख लो कि हम सेकुलर हैं, या मेरे पास ये आदमी है, मेरे पास ये आदमी है, दिखाने भर के लिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी भाजपा उसको टिकट दे देगी, बोलेगी तुम छोड़ दो, तुम यहाँ से लड़ दो। हाँ, तुरंत वो अल्लाह हाफिज कर देंगे, खुदा हाफिज कर करके चले जाएंगे विधानसभा लड़ने के लिए। ये बताइए, तो ये चीज़ को समझने का सबसे बड़ा चीज़ है कि आप कितना भी सोच लीजिएगा, भाजपैया का माइंड आप चेंज नहीं कर सकते हैं जनाब। आज नहीं तो कल। भाजपैया किसको बोलते हैं? नहीं, सब भाजपैया है। हाँ, वो बिल्कुल, आपको क्या लगता है उसके पूरे खानदान, पूरे फैमिली वाला सब भाजपैया है। वो अभी एमआईएम में चले गए हैं, ठीक, अच्छी बात है। अगर वो टिक गए तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सबसे अच्छी बात, बहुत बड़ी बात, एक एग्जांपल सेट कर देंगे वो। अगर सही में टिक गए तो एग्जांपल सेट कर देंगे। अभी से क्या होगा? अभी तो वो एमआईएम में है ना, तो अभी आप ये कैसे कह सकते हैं कि अभी है? अभी मान लीजिए एक बार वो चुनाव हार चुके हैं, ठीक है, एक बार उन्होंने अच्छी खासी उनको शिकस्त मिली, दूसरी बार हो सकता है कि विधानसभा में वो अपना फिर किस्मत आजमाएंगे, उनको वहां पर भी मान लीजिए कि शिकस्त मिल जाएगी, फिर क्या करेंगे वो? ये तो देखिए, तो भविष्य वाली बात होगी, आगे वो क्या करते हैं। ये राजनीति का मतलब होता है कि सबसे पहले अगर वो आदमी आपके पार्टी में है, उसको आप जगह दीजिए। पहले तो सबसे पहले कि उनको जगह दीजिए। टिकट तो दिया था,
मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना कि अभी बिहार में सभा चल रहा है, सपोज बिहार में सभा चल रहा है, उस एरिया में सभा चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा उनका क्या योगदान चल रहा है एमआईएम पार्टी में, वो भी देखना होगा ना। उसके अलावा क्या चल रहा है वो भी देखना होगा। आज मान लीजिए कोई एमआईएम छोड़ के आरजेडी में आ रहा है, आरजेडी छोड़ के एमआईएम में जा रहा है, तो रोल क्या है उस पार्टी में उसका, वो सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि खाली पार्टी ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर करके आप साइड लाइन हो गए, बैठे आराम से कि हम तमाशा देखेंगे, मेरा नंबर कब आएगा। नहीं, पार्टी में आपकी नज़र में एमआईएम की क्या भविष्य है हिमाचल में? देखिए, अभी सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि उनकी क्या भविष्य, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं नजूमी नहीं हूँ, ठीक है। वो क्या आने वाले कल में होगा वो अल्लाह से बेहतर कोई जानता नहीं है। सब अपने अपने तौर पे मेहनत कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि माहौल ख़राब करने का काम कोई ना करे, माहौल ख़राब करने का काम कोई ना करे। और दूसरी बात कि सभाओं में ख़ास तौर पे ये हिंदू मुसलमान ये भी करना लोग बंद कर दे। कौन कर रहा है? सब। अगर आप देखिएगा तो होता क्या है ना कि आदमी बोलते बोलते अपने ट्रैक से निकल जाता है। अभी एमआईएम के जितने भी अभी जनसभा हो रहे हैं ना, उसमें साफ देखने को भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? यही हिंदू मुसलमान किस तरीके से लोग, मतलब जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं अग्रेसिव होकर के, तो वो दिखा रहा है वो चीज़। तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? इससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हो रहा है। इससे सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को हो रहा है फ़ायदा, क्योंकि वो दिखाना वो वही चीज़। देखिए, जब तक मुसलमान भाजपा को गाली देता रहेगा तब तक भाजपा बिल्कुल आसमान पे रहेगी। तो क्या लगता है कि भाजपा को मुसलमान गले लगा लें? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, गाली इन द सेंस क्या कि दिन रात आप देखिएगा हमेशा भाजपा होता रहेगा, ठीक है। जिस दिन बोलेगा नहीं भाई भाजपा ठीक है, जो कर रहा है सब ठीक कर रहा है, ठीक है। भाजपा की राजनीति कहाँ है? मुसलमानों से, इसको नहीं भूलना होगा। अगर मुसलमान, सही बात है, अगर मुसलमान नहीं होगा तो भाजपा नहीं होगा, क्योंकि इस 20 करोड़ के वजह से वो 110 करोड़ को जो है अपने साथ करके रखे हुआ है, यही जान लीजिए। ये तो कड़वी सच है, लेकिन सब इस बात को नहीं बोलते हैं। आप बोल दिए। मैं आज एकदम बिल्कुल खुले मन से बोल रहा हूँ, एकदम बिल्कुल डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि जिस दिन, आज क्या है ना, आज यही है कि भाजपा जो माहौल क्रिएट करके रखे हुआ है, जो क्या बोलते हूँ आपको, जो धर्म का अफीम जो सुंघा दिया है लोगों में, वो तो देखने को साफ मिल रहा है। इससे पहले 2014 से पहले क्या था, 2014 के बाद क्या है। अगर ये बोल रहा है ना आज रात है, सब मिल करके बोले हाँ रात ही है। मैं एक बात आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ रात ही है, इसके पास मुद्दा क्या बचेगा, अब वो क्या डिबेट करेगा। अच्छा, अब जब ये सब बातें हो रही है तो हम एक बात और भी शेयर करना चाहेंगे। किसी ने हमको कहा, ये मेरी तरफ से नहीं, किसी ने कहा हमको कि अगर भाजपा मुसलमानों को इतना सता इसलिए रहे हैं, भाजपा मुसलमानों पर जुल्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो सभी मुसलमानों को इकट्ठा होकर के भाजपा के साथ गले लगाना चाहिए, उनको समर्थन देना चाहिए पूरी तरीके से। तो भाजपा और कहीं जाएगा नहीं, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे, और कोई भी कानून भी नहीं लाएंगे मुसलमानों के खिलाफ। तो ऐसा क्या कहते हैं? नहीं, देखिए ये सब बेबुनियाद बात है। पहली बात तो ये मेरा भी राय नहीं है, ये किसी ने कहा। पहली बात तो ये कि मुखालफत हर दौर में होती आई है, हर दौर में होती आई है और वो होती आएगी। अगर मुखालफत नहीं होगी तो फिर मज़ा ही नहीं ना, फिर आपको सियासत का मज़ा नहीं है। क्योंकि सियासत में क्या है कि लोकतंत्र में क्या है कि आपको हर एक चीज़ का, आपको जो समझ में आ रहा है आप उसका समर्थन कर रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा उसके खिलाफ खड़े हुए हैं आप। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी निकली हुई जो मुंह से वाणी हो मेरे कानों तक अच्छी सुनाई देगी, ये ज़रूरी तो नहीं है। 10 लोग में से हो सकता है 5 लोग को अच्छी लगेगी, 5 लोग को नहीं लगेगी। अब वो 5 लोग आपका विरोध करेंगे तभी तो ये लोकतंत्र का मज़ा है। हाँ, अब सबके सब एक सुर में सुर मिला देने लगेंगे तो वो तो गलत है। दूसरी बात जो अभी आपने जो बोला कि सारे मुसलमानों को भाजपा का गले लगा लेना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, साफ सीधा बात है। सांप को दूध जितना भी पिलाइएगा, सांप सगा आपका नहीं हो सकता है। तो सेम वही है भाजपा वाले। भाजपा को यही लगता है कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान घुसपैठिया है, मुसलमान ज़बरदस्ती आकर के हिंदुस्तान में काबिज हो रखा है, ठीक है। लेकिन उनको ये तो नहीं पता है ना कि मुसलमान जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो अपनी मर्ज़ी से हिंदुस्तान की ज़मीन को चुना है,
हिंदुस्तान की ज़मीन को चुना है, इसकी आज़ादी में अपने खून पसीने को बहाया है, शहादत दिया है इस ज़मीन में, इसको आज़ादी कराने के लिए, और कितने सारे कुर्बानी दिया, और कितने सारे ये लोग सबूत मांगते हैं मुसलमान से, जो खुद बैठ करके अंग्रेज़ों की दलाली इन्होंने किया, जो खुद बैठ करके पेंशन खाया अंग्रेज़ों से, जो खुद बैठ करके जब हिंदुस्तान जब लड़ाई लड़ रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ में, तो अपने सब सिपाही को लोग रोक करके कि अंग्रेज़ों का समर्थन दो। तो ये लोग जो है इस सब तरह की बातें अगर बोलते हैं और ये अगर सबूत मांगते हैं, तो वही है ना कि आप सूरज को दिया दिखा रहे हैं। तो साफ सीधा बात है। तो यही चीज़ है कि इनकी आप कुछ भी सोच लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इनका जो मानसिकता है ये आपके तरफ से कभी चेंज नहीं होने वाला। आज शहनवाज हुसैन का क्या हालत कर रखा है, शहनवाज हुसैन का क्या, नकवी साहब का क्या हालत कर रखा है, ऐसे तो बहुत बढ़ा दिया। हाँ, मतलब वही बता रहे हैं कि ऐसे कितने सारे लोग हैं इनके। अगर ये कहते सबका साथ सबका विश्वास की जो बात करते हैं, इनके इतने सारे MP MLA हैं, उठा करके दिखवाइए कि कितने सारे मुसलमानों को जगह दिया है इन्होंने। एक भी मुसलमान नहीं है। मैं तो क्या वही बोल रहा हूँ, कितने मुसलमानों को जगह दिया है, कितने दलित को जगह दिया है, ये सब ये निकाल करके ये आंकड़ा दिखाएंगे ना, जो बोलते सबका साथ सबका विकास क्या है। यूपी में तो खुलेआम बैठ करके लोग जो है गाली दे रहे हैं मुसलमानों को, कोई कुछ करने वाला नहीं। अरे यूपी में तो खुद वहाँ के जो मुखिया हैं वो समर्थन करते हैं CO का कि हाँ वो जो बयान दिया होली को लेकर के वो सही दिया, उसमें गलत क्या दिया। और तो अब तो वो तो वही तो कह रहा है कि बच्चे लोगों को के इतिहासों के साथ खेलने का जो काम ये कर रहे हैं। कल को ताजमहल के बारे में जब पूछा जाएगा कि भाई ताजमहल मुगल पे इन लोगों को परेशानी है, ठीक है आपका परेशानी है, आपकी अपनी जगह पर है, इतिहास को तो आप नहीं ना मिटा पाइएगा। इतिहास जो लिख के जो लोग चले गए हैं, जो करके चले गए हैं, वो आप जिंदगी में नहीं कर सकते, मिटा सकते हैं, चाहे आप कुछ भी आप सर पटक लें। ताजमहल किसने बनाया क्या बोलिएगा, ऐसा वो जो है पंडित क्या कहते हैं ब्रह्मानंद ने बनाया, जो महल बुलाया था इसको, RWD का इंजीनियर था, वही आकर के बना करके चला गया। ये आप बोलिएगा कि लाल किला फलाना इंजीनियर वो आकर के बना करके चला गया 1817 ईस्वी में। तो ये सब चीज़ देखिए बिल्कुल बेबुनियाद है। आप रोड का नाम चेंज, एक तो भाई ये दिखा रहा है कि मुसलमानों से आपको कितना कुरेज है, कितना परहेज है, कितना चिढ़ है, ये साफ साफ दर्शाया जा रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि इनका जो मेन मामला तो यही है कि एक समुदाय को खुश करके, और खुश क्या करेंगे, अरे ये तो मैं तो फिर से कह रहा हूँ, तो हिंदू के भी सगे नहीं हैं, जितने भी BJP वाले ना हिंदू के भी सगे नहीं है, एकदम मैं खुले मन से कहता हूँ। क्या किया इन्होंने हिंदुओं के साथ, हाँ ये अपने कम्युनिटी वालों के साथ इन्होंने क्या किया है। अगर आप आज जो क्या कहते तेल है, डीजल है, राशन है, सब इतना महंगा करके रखा है, अरे उन्हीं लोग को सब्सिडी दे दे, 50% उन्हीं लोग को सब्सिडी दे दे, कुछ तो करे उनके। अरे मान लीजिए हम लोग 20 करोड़ को कुचलने के लिए, सबका साथ सबका विश्वास बोल, मैं वही तो बोल रहा हूँ, 20 करोड़ को कुचलने के लिए 110-15 करोड़ को जो है आप बलि का बकरा बना दिया। ये भी भैया क्या बोला जाए। तो इसलिए लोगों को देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का जो माहौल है लोगों को समझना होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अब इस खुले मंच से भी कह रहा हूँ, और आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, चाहे उनको मेरी बात बुरी लगे, ख़राब लगे, मुझे गाली दें या जो भी, जिसको जो ऐसा जो भी है, एक तो ये तो तय है कि भाजपा और बजरंग दल चाहे RSS के लोग वैसे भी मेरे नाम से चिढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा उनकी मुखालफत की है और बिल्कुल खुले मंच से की है, डंके की चोट पे की है, चाहे कोई भी तरह का मामला हुआ हो। आज पहलगांव में जो अटैक हुआ, मैं फिर से कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि मैं उसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शर्मसार करने वाली चीज़ है, इंसानियत का कत्ल करने वाली चीज़ है, ये पूरे इंसानियत के साथ खिलवाड़ करने वाली चीज़ है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आखिर ये लोग आए कहाँ से। पहला चीज़ यही मोदी जी यही मोदी जी जो है पहले भाषण देते थे ना कि सीमाएं आपके सुरक्षा में, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में है, गृह मंत्री की सुरक्षा में है, ये कहाँ से आते नहीं आते। आज तो आपके वंडर में फिर भी कहाँ से आ गए, आए गोली मार दिया, सब चीज़ कर दिया, चले गए, नाम पूछा, जाति नाम पूछा, धर्म पूछा, कलमा पढ़वाए, इतना वक्त था उन लोगों के पास। तो लोगों को समझना है, वो मारने नहीं आए थे, वो सिर्फ 26 लोगों को मारने नहीं आए थे, वो पूरे के पूरे 140 करोड़ आवाम में लड़ाई लगवाने के लिए आए थे, ताकि ये लोग आपस में लड़ मर करके मर जाएं और हिंदुस्तान वैसे ही निस्त नाबूद हो जाए। और ये कहीं ना कहीं
भाजपा उनका एजेंडा ये चला रहे हैं, हर जगह वही है, मुसलमान ये धर्म पूछ करके मार दिया गया, धर्म पूछ करके मार दिया गया। लेकिन ये क्यों नहीं दिखा रहा है कि एक जो है एक कश्मीरी मुसलमान जो घोड़ा चला रहा था उसने अपने सीने पे गोली खाई। ऐसे कितने सारे मुसलमानों ने वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के पर्यटन लोगों का मदद किया, मस्जिदों से ऐलान हुई, लोगों बाहर सड़कों पे निकल करके विरोध किए, अपने अपने घरों में लोग को लेकर के चले गए, होटल वालों ने होटल का किराया तक नहीं लिया। और जिनका जो शहीद हुआ, जिनके महिला जो बयान जो दिए, जिनका पति जो शहीद हुआ, उन्होंने कहा कि आप ये हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, कश्मीरी, वहाँ पे कोई कश्मीरी गलत नहीं था, किसी कश्मीरों से हम लोग कोई शिकायत नहीं है, वहाँ पे जो भी हमला हुआ वो आतंकवाद थे, आतंकवादियों ने किया, उनका कोई मज़हब और धर्म नहीं होता है। अगर ये मुसलमानों को खाली अगर बोलेंगे आतंकवादी है, तो नाथूराम गोडसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी था, वो मुसलमान तो नहीं था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। साध्वी प्रज्ञा, इनकी खुद की MP, आज उन पर क्या लगा हुआ है, देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है। आज जो है खुद जो है NIA के लोग जो है उस पर मांग कर रहे हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि गलत और सही इंसान हर कम्युनिटी में होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे मुसलमान बिल्कुल पाक साफ हैं, या सारे हिंदू बिल्कुल पाक साफ है, या सारे ईसाई बिल्कुल पाक साफ है, लेकिन अच्छे बुरे हर कौम में होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं, हर जाति धर्म में होते हैं। तो मैं फिर से कहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा कि इस चीज़ को आप धर्म का चोला ना पहनाएं, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान है हमारा। बस लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, लंबी काफ़ी ज़्यादा वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, किशनगंज को लेकर के, किशनगंज की राजनीति को लेकर के। मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वो जदयू से इस्तीफा दे दिए हैं, और कहा जाता है कि वो कोई बोलते हैं MIM में जाएंगे, कोई बोलते हैं RJD में जाएंगे। और अभी फ़िलहाल जो सुबुगाहट आ रही है कि वो RJD में जा रहे हैं, और RJD में अगर वो जाएंगे तो कोचा दामन से मौजूदा विधायक का जो पट्टा है वो कटने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इस चीज़ के बारे में तो मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे स्पष्ट कर देता हूं कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पहला बात तो ये, जिसमें जानकारी ना हो उसमें बोलना बेफजूली वाली बात है। मुजाहिद साहब ने इस्तीफ़ा दिया, सराहनीय कदम है उनका, क्योंकि 15 साल से एक पार्टी को उन्होंने सींचा, इस ज़िले में एक नाम दिया, एक वजूद दिया, एक पहचान दिया उस पार्टी को। उनको छोड़ते हुए कितनी तकलीफ हुई होगी ये लोग समझते हैं, क्योंकि लेकिन फिर भी ज़मीर ज़िंदा था और खुददार आदमी थे, उन्होंने लात मार दिया उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ मुसलमानों के विरोध में था। तो उन्होंने चीज़ को हटा करके अभी वो इंडिपेंडेंट है। रही बात अब पार्टी में कहाँ जाते हैं, क्योंकि अब हम लोग RJD के लोग हैं, हम लोग यही चाहेंगे कि हाँ RJD में आ जाएं। लेकिन अब ये कह देना कि जो है कोचाधामन से वो चुनाव लड़ेंगे, कि उनको टिकट मिलना है, या उनका किसी सिटिंग MLA का क्या कहते हैं टिकट कट जाएगा, तो ये मेरे समझ के परे है। ठीक है, अब इस चीज़ के बारे में मुझे कोई नॉलेज भी नहीं है, मुझे कोई आभास भी नहीं है, मुझे कोई ज्ञात भी नहीं है, तो मैं इसमें कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। लेकिन एज RJD का जो मेंबर हूँ मैं तो चाहूँगा कि हाँ वो हमारे पार्टी में आए, मैं यही चाहूँगा। लेकिन अब ये टिकट वाली जो बात, जहाँ तक कि आप के माध्यम से जो मैं सुन रहा हूँ, तो ये तो जो भी है, ये तो ऊपर में जो बैठे हुए लोग होंगे, जो शीर्ष नेतृत्व होंगे, जो हमारे आला अधिकारी लोग होंगे, वो लोग तय करेंगे किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है। लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी तो जो मौजूदा के जो विधायक कोचाधामन के, वो इजहार असफी साहब है, जो कि अच्छा काम भी कर रहे हैं और अपने इलाके में एक अच्छी पहचान भी बना रखे हैं, और लोगों के काम भी आते हैं, और कार्य भी उनकी अच्छी चल रही है। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन इस पर कोई भी टिप्पणी करके कोई फ़ायदा अभी है भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश इकबाल साहब, RJD के कद्दावर नेता हैं दानिश इकबाल साहब, और हमने इनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आपके DB लाइव देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।